एकदम मॉडल की तरह दिखने वाला ये बेहद आकर्षक इंसान किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। यह एक भारतीय लेखक, वक्ता और अद्वैत वेदांत के शिक्षक हैं। इनकी योग्यता इनकी आंखों से स्पष्ट रूप से झलकती है और इनके शिक्षा के सर्टिफिकेट भी इसी बात की गवाही देते हैं। जैसे IIT दिल्ली से इन्होंने इंजीनियरिंग किया, IIM अहमदाबाद से इन्होंने मैनेजमेंट किया, वर्ष 2000 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया और ऑल इंडिया रैंक 184 हासिल की। इतनी उपलब्धियों के बाद इन्होंने नौकरी को छोड़ा और अध्यात्म का रास्ता पकड़ा। आज यह अद्वैत फाउंडेशन के माध्यम से और 50 मिलियन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को गीता का सार बता रहे हैं। आइए मिलते हैं प्रशांत त्रिपाठी जी से। इन्हें प्यार से आचार्य प्रशांत भी कहते हैं। इनके पीछे आचार्य नाम बिल्कुल वैसे ही लगा दिया गया है जैसे मोदी जी ने भारत के पीछे विश्व गुरु लगा दिया है या नहीं पता नहीं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। इस देश के तो ये हालत है, यदि कोई व्यक्ति जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है और धर्म का ज्ञान दे रहा है तो संभावना है कि उसके ऊपर पाखंड का तमका लग जाए। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि आचार्य प्रशांत पाखंडी है या नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इन्होंने IIT जरूर किया है लेकिन ये गंजेड़ी नहीं है। मेरा ये भी मानना है इनके बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, लेकिन ये अभी तक बलात्कारी नहीं है। अबे साले। मैं ये भी मानता हूँ कि ये बाबा है लेकिन इसकी तरह लाला नहीं है। और मैं ये तो बिल्कुल मानूंगा कि यह भक्ति और भगवान के बीच में जो बिचौलिए का काम कर रहे हैं, कम से कम इस प्रकार का काम तो नहीं कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेकर प्लॉट बेचने का बिचौलिए का काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि प्रस्तावित हिंदू ग्राम स्थल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर प्लॉटिंग का धंधा किया जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब पूरा देश लाभ कमाने के लिए खड़ा हुआ है तो तुम पीछे क्यों हटो? इसके लिए आपको स्किल सीखने की जरूरत है तो आपको भी लाभ होगा। भविष्य की तकनीक पर निवेश कीजिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने का कोशिश कीजिए, लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कीजिए कि आप शेयर मार्केट से संबंधित चीजों को सीख पाएं। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग स्किल आधारित बाजार है। आप जितना स्किल और रिस्क को मैनेज कर पाएंगे उतना ज्यादा इसमें प्रॉफिट होगा। और आचार्य प्रशांत से अच्छा स्किल और रिस्क के बारे में आपको कौन बताएगा? इनके पास स्किल तो ऐसी थी कि भारत के बड़े बड़े एग्जामों को एक बार में फोड़ दिया और रिस्क इतना बड़ा लिया कि लाइफ सिक्योर थी उसको छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर आए। अध्यात्म के रास्ते पर क्यों आए? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक नकारात्मक कारण ये हो सकता है कि शायद जो वो पिछली जिंदगी जी रहे थे वो उतनी सिक्योर ना हो या उस धंधे में उतनी कमाई ना हो जितने धर्म के धंधे में हो सकती है। और दूसरा सकारात्मक कारण सच में ये हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़कर अध्यात्म के रास्ते पर इसलिए चल रहे हैं जिससे कि वो भारत के सोए हुए लोगों को जगा सकें और उन्हें अध्यात्म का ज्ञान दे सकें। ऐसा अध्यात्म का ज्ञान जो अद्वैत वेदांत से लिया गया हो, गीता से लिया गया हो, लेकिन पाखंड के परे हो। सच्चाई क्या है इस वीडियो में आपको समझ में आएगी, जुड़े रहिए। सबसे पहली जो विरोध की सुगुगाहट है आचार्य प्रशांत के खिलाफ इस बाजार में, वो है उनकी डिग्रियों को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि आचार्य प्रशांत की जितनी डिग्रियां हैं वो बिल्कुल मोदी जी की डिग्रियों की तरह कम असली हैं। बात तो सही है। मतलब उतनी असली नहीं है जितनी असली होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि यह दावा पूरी तरह से खोखला है। उन्होंने 1993 से 2003 के दौरान IIT और IIM की डिग्रियां प्राप्त की हैं। साथ ही साथ IOC में वो एज ए सिविल सर्वर वर्कर भी काम कर चुके हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ी है। तो यह दावा पूरी तरह से झूठा है कि उनकी डिग्रियां मोदी जी की डिग्रियों की तरह कम असली हैं। उनकी डिग्रियां पूरी तरह से असली हैं और वो सबको दिखाते घूम भी रहे हैं। हाँ, यह दावा बिल्कुल सही है कि वो अपनी डिग्रियों जैसे कि IIT और IIM को ब्रांड के रूप में यूज कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर ब्रांडिंग लगने से जो वो बात बोलेंगे तो लोगों के जहन में ज्यादा घर कर रही है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यह बात बोल रहा है। सही या गलत है इस पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं लोग, क्योंकि हमारे देश की यह विशेषता है कि यदि व्यक्ति कोई IIT है, IIM है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, उसके सर पर अगर कोई एजुकेशन की टोपी है फिर वो कुछ भी बोलेगा वो सही माना जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और जो मैंने अभी बात बोली है इसका समर्थन खुद आचार्य प्रशांत जी करेंगे। वो खुद कहते हैं कि किसी भी बात पर भरोसा मत करो, पहले जानो फिर मानो। सामने वाला ज्ञानी है, उसने बोल दिया तुम मत मानो, तुम अपने ज्ञान से उसके ज्ञान को फील करो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप आचार्य प्रशांत के शिष्य हो। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हो और इसमें भी कुछ आपको कमियां दिख रही हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया गया है, तो अभी आप ट्रेनिंग पर हो, अभी आपको बहुत काम करना है अपने ऊपर। इसके अलावा कुछ आलोचकों का यह आरोप है कि आचार्य प्रशांत भी अन्य धर्म गुरुओं की तरह धर्म को धंधा बनाने पर तुले हुए हैं। अन्य धर्म गुरुओं की तरह इन्होंने भी संस्था खोल ली है और उनकी संस्था का नाम है अद्वैत फाउंडेशन। इस अद्वैत फाउंडेशन से जुड़कर आप जीवन को रिट्रीट कर सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। यदि आप इनसे आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं तो इनके YouTube पर फ्री में कई सारे YouTube वीडियोज हैं आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित, लेकिन यह लाइव सेशन भी चलाते हैं।
लाइव सेशन से अगर आपको जुड़ना है तो कई सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं जो इनकी वेबसाइट पे जाके आपको करनी पड़ेगी। एक बार आप इस फॉर्मेलिटीज़ में दी गई इन्फॉर्मेशन को पुट कर देंगे, इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो वहाँ से कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वो आपसे बोलेगा कि यदि आपको लाइव सेशन करना है तो आपको इतनी इतनी फीस करनी पड़ेगी। आलोचकों का मानना है कि इनके अद्वैत फाउंडेशन पर फीस क्लियर नहीं है। श्रद्धा अनुसार आप जितना दे सकते हैं उतना दे दीजिए। श्रद्धा कितनी भी हो सकती है, यह 1000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक श्रद्धा जा सकती है। तो ये जो अपारदर्शिता है यह इनके अद्वैत फाउंडेशन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और यह सकारात्मक तरीके से सोचा जाए तो शायद इसीलिए इन्होंने कोई प्राइज नहीं रखी है। यह मानते हैं कि वो एक गुरु है और दक्षिणा के रूप में जो भी आप गुरु को दोगे सीखने के लिए उसकी कोई प्राइज नहीं होती है। आप श्रद्धा अनुसार जो भी दे सकते हैं वो दे दीजिए। समर्थकों का ये भी कहना है कि जो लाइव सेशन लेने में असमर्थ हैं वो यूट्यूब पर जो फ्री वीडियोज डले हुए हैं ढेर सारे, उनसे भी आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या विचार है वो कमेंट का बस बताइए कि जो अद्वैत फाउंडेशन चला रहे हैं यह भी धर्म गुरुओं की या अन्य धर्म गुरुओं की तरह धंधा है या सच में अध्यात्म की तरह ले जाने का एक रास्ता है। आप में से कितने लोग इस फाउंडेशन जुड़े हैं और उनको क्या क्या फायदा हुआ है? अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। निश्चित तौर पर अगले वीडियो में हम इसको जरूर उठाएंगे। इतना ही नहीं, आचार्य प्रशांत के ऊपर यह भी आरोप लगते हैं कि उनका जो अद्वैत फाउंडेशन है उसमें जो भी ज्ञान सार दिया जाता है उस ज्ञान सार के लिए जिन जिन ग्रंथों का उपयोग किया जाता है उसमें कुछ ग्रंथों को बड़ा महान बताया जाता है और कुछ ग्रंथों को कमतर करके आंका जाता है, खासकर आचार्य प्रशांत के द्वारा। जैसे मनुस्मृति को लेकर आचार्य प्रशांत उतने सकारात्मक नहीं है, यह उसको कमतर आंक कर मापते हैं। अब आप बताइए कि वर्तमान समय में मनुस्मृति तर्कसंगत है, प्रासंगिक है? आपके इस पर क्या विचार हैं? क्या आचार्य प्रशांत के द्वारा मनुस्मृति के जो विचार हैं विवादास्पद, आप उससे सहमत हैं कि असहमत हैं? निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, फिर इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने आचार्य प्रशांत के लिए की थी वो पक्ष और विपक्ष को संतुलित करते हुए की। क्या आचार्य प्रशांत में कोई कमियां नहीं है? बिल्कुल हैं। आचार्य प्रशांत की कुछ कमियां तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती हैं जो उनको कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं। जैसे आचार्य प्रशांत भले ही आचार्य हैं, गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर अभी भी वो अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियों पर उतना कुठाराघात नहीं कर पा रहे हैं खुलकर, जितना संत कबीर ने किया, जितना रविदास ने किया, जितना ओशो ने किया। कहीं ना कहीं उनके मुकाबले अभी बहुत कमतर है। जो आज से कई साल पहले इतना कुठाराघात हुआ है, हकीकत में लाने का प्रयास किया है, वहीं आचार्य प्रशांत ऐसा करते हुए नहीं दिखते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनकी इस कमी की वजह से उनके प्रशंसकों के बीच में एक धार्मिक अहंकार का पोषण हो रहा है। गुरु का काम होता है धार्मिक अहंकार पर चोट करना, क्योंकि अगर और कोई धार्मिक अहंकार पर चोट करेगा तो विवाद होगा। गुरु की बात सर्वमान्य होती है और यह करने में आचार्य प्रशांत पीछे रहे हैं। आचार्य प्रशांत की दूसरी विशुद्ध रूप से कमी यह है कि कहीं ना कहीं जो वो बातें बोलते हैं वो एक तरफा हो जाती है। किसी एक ग्रंथ को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं और दूसरे ग्रंथ को वो निचला दिखा देते हैं। देखिए, आप एक को महत्व दें लेकिन दूसरे को नीचा ना दिखाएं, इससे संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ता है तो आलोचना होने की संभावना रहती है। तो जो मैं अभी तक आचार्य प्रशांत को समझ पाया हूं उसमें मैं दो बातें समझा हूं कि विशुद्ध रूप से उनके अंदर ये दो कमियां हैं। अगर ये कमियां सुधार ली जाएं तो निश्चित रूप से दो सुधार होंगे। पहला, उनके प्रशंसकों के बीच में धार्मिक अहंकार का पोषण होना बंद हो जाएगा। दूसरा, जो उनका अहंकार वाला व्यक्तित्व है, जो कई लोगों को दिखता है कि अहंकारी हैं, वो ये बोलते हैं जो मैंने बोल दिया वो सर्वमान्य है। आपने जो बोल दिया अगर वो सर्वमान्य है तो जो हमारे पिछले गुरु थे जैसे आदि शंकराचार्य, उन्होंने जो टीका भाष्य लिखे हैं वो पूरी तरह से गलत हो जाते हैं। आप एक शब्द में बोल देते हो कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है और जो मुझे नहीं मान रहा है वो गलत है, तो ये आपके अहंकार को बताता है और गुरु पर अहंकार शोभा नहीं देता। तीसरी कमी जो इनकी समझ में आती है वो ये है कि ये जिस दर्शन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले मानो फिर जानो फिर पाखंड में मत फंसो, खुद अपने आप को आप गुरु बता रहे हो, यानी यह भी गुरु चेला की परंपरा की शुरुआत है। तो गुरु चेला की परंपरा की शुरुआत में लोग आपको भगवान मानना शुरू करेंगे तो यह भी तो एक प्रकार के पाखंड का सृजन है। मानते हैं कि आप किसी भी प्रकार के ऐसे वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं जिसमें कि धार्मिक पाखंड दिखे, पर यह भी मानना होगा कि यदि आपको लोग भगवान मानना शुरू कर रहे हैं तो उसका खंडन भी आपको करना ही होगा। और उसी खंडन को करने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपके प्रशंसकों का धार्मिक अहंकार अगर टूटता है तो निश्चित रूप से आप उस मार्ग में शामिल हो जाएंगे जिस मार्ग में ओशो थे, कबीर थे, संत रविदास जी थे। लेकिन अभी भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज वर्तमान दृष्टि से आचार्य प्रशांत जी को देखा जाए तो उनकी कमियों से ज्यादा उनकी अच्छाइयां हैं। उनकी अच्छाइयां उनकी कमियों पर बहुत ज्यादा भारी हैं। अच्छाइयां इतनी कि गिनाते गिनाते कम पड़ जाएं। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो इतना नेक काम कर रहे हैं, लोगों को पाखंड से दूर ले जाकर जीवन का वास्तविक मतलब बता रहे हैं, जीवन को धर्म और दर्शन की बातें समझा रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथों की ओर लोगों को
उत्साहित कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों की जो कठिन भाषा उसको सरल भाषा में लोगों को समझा रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत कठिन काम है और ऐसे वैसे स्तर पर नहीं, 50 मिलियन यूट्यूबर हैं उनके पास, 30,000 से ज़्यादा लोग गीता के लाइव कोर्स से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कई लोगों के जीवन बदले होंगे, कईयों के सकारात्मक प्रभाव आए होंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग उसमें शामिल भी हों, हो सकता है कई लोग उनसे प्रभावित ना हों और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो उनके प्रति नेगेटिव मार्केटिंग या नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हों, जिसकी वजह से उनमें इस प्रकार के विवादों का जन्म हो रहा है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर अच्छाइयों को देखा जाए तो बुराइयों से बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। निश्चित तौर पर वो आज के धर्म को रेलिवेंट बना रहे हैं, ना कि उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, क्योंकि वो हर एक मुद्दों पर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल धर्म पर बोल रहे हैं, वो पर्यावरण के लिए भी बोलते हैं, वो शाकाहारी होने के लिए बोलते हैं, वो जो महिला है उसके मुद्दों पर भी बोलते हैं, वो पॉलिटिकल मुद्दों पर भी बोलते हैं। वो छोड़ते किसी को नहीं है। बस आलोचना इस बात पर होती है कि वो उतने दृढ़ता के साथ चीजों को नहीं रख पाते जितना दृढ़ता से संत कबीर जी ने रखा था, संत रविदास जी ने रखा था, ओशो ने रखा है। उनकी अगर एक कमी को दूर कर दिया जाए तो वर्तमान में जो दर्शन का एक कोई गुरु उत्पन्न हो रहा है तो वो आचार्य प्रशांत हो सकते हैं और निश्चित तौर पर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचेगी और वो इस पर काम भी करेंगे। बाकी मैं फिर से बोलता हूं, किसी के बारे में बोलने से पहले उस स्तर तक आपको करना होता है। जिस प्रकार से एजुकेशन उन्होंने हासिल की है, जिस प्रकार से ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, तो आचार्य प्रशांत के लिए बोलने से पहले तुम्हें उतना पढ़ना पड़ेगा। हर कोई ऐरा गहरा आकर इस प्रकार से अगर पढ़े लिखे लोगों के बारे में, आध्यात्मिक लोगों के बारे में बोलेगा तो निश्चित तौर पर इससे सात प्रतिष्ठा में कमी आएगी। तो जितना मैंने उनको पढ़ा है, जितना मैं समझ पाया हूं, ना तो मैंने सभी ग्रंथों को पढ़ा है, ना ही मैंने सभी वेदों को पढ़ा है, तो मैं उनके निष्कर्ष को, उनके विचार विमर्श को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं। यह मेरे विचार वहीं तक हैं जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं। ये तो वही बात हुई कि हाथी का अगर मुझे पूंछ दिख रहा है तो मैं सिर्फ पूंछ का मूल्यांकन कर पा रहा हूं, पूरे हाथी का नहीं। इसीलिए इस वीडियो में आचार्य प्रशांत का जो मैंने मूल्यांकन किया है वो मेरी इंद्रियों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन को केवल एक सलाहात्मक मूल्यांकन के रूप में लीजिएगा, इसको मैं निष्कर्ता मूल्यांकन नहीं मानता हूं। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह वीडियो आचार्य प्रशांत के ऊपर नहीं है, आचार्य प्रशांत के विचारों के ऊपर है, उन विचारों के ऊपर जिन विचारों तक मैं पहुंच पाया हूं। उनके पूरे विचारों तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, इसीलिए यह वीडियो अंतिम वीडियो नहीं होगा। हम निरंतर इन पर वीडियो बनाते रहेंगे। याद रखना, वर्तमान में आचार्य प्रशांत एक ऐसी सीढ़ी का काम कर रहे हैं जो चेतना के निचले स्तर पर खड़े लोगों को ऊपर लाने का प्रयास हो रहा है। अब ऊपर लाने में कुछ कमियां रह जाती हैं, किसी को चोट आती है, कोई अच्छे से नहीं पकड़ पाता है तो वो नीचे गिर जाता है, तो वो सीढ़ी पर आरोप लगाने लगता है। गलती आपकी भी है, हर गलती सीढ़ी की नहीं होती। सीढ़ी का काम आपको निचले स्तर से ऊपर ले जाने का है और वही काम आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ी बहुत चोट आएगी भावनाओं को लेकर, विचारों को लेकर, तो उसकी मल्लम हमको खुद करनी पड़ेगी। जो आचार्य प्रशांत के प्रशंसक हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य प्रशांत जी ने घिसी पिटी फिलॉसफी को तोड़कर एक नया मॉडर्नाइजेशन थिंकिंग वे डेवलप किया है। लेकिन याद रखना, यह नया मॉडर्नाइजेशन थिंकिंग वे पुराने आधारों को तोड़कर बनाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे विवाद हैं कि जो पुराने हमारे शंकराचार्य हैं उनके टीका भाष्य को भी आचार्य प्रशांत गलत कर रहे हैं। तो इतना तो हम अंदर से डेवलप हो ही जाएं कि आचार्य प्रशांत के प्रश्नों को भी काउंटर करें कि आखिरकार आपने ऐसा बोला तो बोला क्यों, उसके साक्ष्य दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। इसीलिए अगर आप आचार्य प्रशांत के प्रशंसक हैं तो आप सत्य की राह पर चलिए, तर्क के साथ चलिए, तार्किक बनिए, अंधविश्वास से दूर रहिए और हर एक स्टेप को समझने का प्रयास कीजिए। सब कुछ चमत्कार नहीं होता है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो निश्चित रूप से आप आचार्य प्रशांत के शिष्य हैं, और अगर नहीं समझ में आती है तो गाल बुलाकर बैठ जाइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आचार्य प्रशांत पर अभी हमारी डिबेट जारी रहेगी। जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं बोल पाया हूँ, कुछ गलती हुई हो क्षमा। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।